हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो आज अपने इंग्लिश मीडियम जो 12th की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 19 जो है उसको आगे पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो अपनी इसमें करनी है वो करनी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या फायदा है या कैसे ये जो इंडिया के अंदर इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की एक ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में शामिल है। मींस ओल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि एनिशियंट टाइम से ही ये वर्क जो है कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया के अंदर होता आ रहा है। अब अपनी कंट्री की बात करें तो कॉटन जो है, अपने कॉटन की बात की जाए, कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है ये हमेशा अपने ग्रोन रही एंशिएंट टाइम के अंदर ही। अपने जब अदर कंट्रीज जो थी वो डेवलप हो रही थी उस समय अपने यहाँ पर कॉटन जो था उसके अपने जो है क्लोथ्स बनाने की नॉलेज जो थी इंडिया के अंदर थी। ड्यूरिंग 434 बीसी की बात आती है। ड्यूरिंग 434 बीसी हेरोडोट्स जो हैं हेरोडोट्स जो हैं तो ये 434 बीसी के अंदर इंडिया में विजिट करने आए तो इन्होंने एक बुक लिखी। इन्होंने क्या की? रोट ए बुक। और उस बुक के अंदर हेरोडोट्स ने यहां पर ये लिखा भी जो इंडियंस थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल अपने क्लोथ्स बनाते थे। एक वाइट फ्लोर होता था एक ट्री का, उस वाइट फ्लोर से तो कॉटन के जो क्लोथ्स थे वो यहां पर बनाए जाते थे। इसके अलावा 500 से लेके 800 ईयर अगो की बात है। 500 से 800 बीसी, 800 ईयर्स अगो जो है, अगो भी यहाँ पे नॉलेज थी। ये नॉलेज जो पता चलती है वो पता चलती है अपने को जो सिविलाइजेशंस मिलती हैं, अपने हड़प्पा है या अपने मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशंस है, उन सिविलाइजेशन से भी अपने को कुछ ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है भी इंडिया के अंदर जो है उस समय कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अपने डेवलप जो स्टेज थी उस डेवलप स्टेज के अंदर थी। इसके अलावा अपने जो अपने बात आती है इंडिया की जो इजिप्ट की जो पिरामिड्स वगैरह जो है या इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है उनसे भी अपने को कुछ क्लोथ्स के अपने जो है एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो उन एविडेंस से भी पता चलता है इंडिया का जो ट्रेड था वो अदर कंट्रीज के साथ में भी था। एंड अपने बात करें एनिशिएंट रोम की जो वुमेन्स की, तो एनिशिएंट रोम की जो वुमेन्स थी वो इंडियन क्लोथ्स को पहन के, यानी इंडिया के जो सिल्क था या इंडिया की जो मुस्लिन क्लोथिंग जो थी उस सिल्क या मुस्लिन क्लोथिंग्स को पहनकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती थी वो जो अपने रोमन वुमेन्स जो थी वो। इसके अलावा अपने बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका काफी अपने जो है डेवलपमेंट हुआ। एंड ढाका की जो मलमल है वो भी काफी अपने वर्ल्ड ट्रेड अंदर वो वर्ल्ड ट्रेड होता था। एंड जो अपने रिच पीपल होते थे वो रिच पीपल जो है वो कॉटन क्लोथ जो इंडिया के अंदर बनाए जाते थे उन इंडिया के कॉटन क्लोथ्स को पहनते थे। यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की जो थी जरी वो इनके ऊपर लगाई जाती थी। तो काफी जो है फ्लोरिस्ड कंडीशन के अंदर जो इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उस समय। तो अब इसकी अपनी बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो वो ये कोटेज इंडस्ट्री के रूप में इंडिया के अंदर स्टेबलाइज थी और कोटेज इंडस्ट्री के रूप में फॉर्मेशन के अंदर जो है लोग इसे करते थे घरों पर ही। तो अपने एनिशियंट टाइम की बात हो रही है, तो अपने एनिशियंट टाइम के अंदर फिर क्या हुआ? ब्रिटिश रूल आया 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश रूल आया। तो ब्रिटिश रूल आने के बाद में जो कोटेज इंडस्ट्री थी इंडिया की वो सारी खत्म हो गई। एंड जो ट्रेड जो था वो भी ठप हो गया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल हुआ उस ब्रिटिश रूल की वजह से ये सारी कंडीशन हुई। तो अब इसके अंदर अपने कॉटन टेक्सटाइल का जो अपने आरंभ होता है या मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात की जाए, भी मॉडर्न जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कब स्टार्ट होता है?
तो अपने इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी डेवलपमेंट इसका जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, तो डेवलपमेंट जो है वो अपने मॉडर्न टेक्सटाइल, मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये 1880 में 1818 के अंदर यानी 1880 के अंदर ये लगाई गई थी। 1880 में ये मुंबई में 1880 में मुंबई के अंदर ये जो है स्टेबलाइज की गई। मुंबई में इसको स्टेबलाइज किया गया। मुंबई में इसको स्टेबलाइज जो किया गया था वो किया गया था क्वास जी डाबर द्वारा। तो ये फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो अपने इंडिया के अंदर लगी 1880 के अंदर। एंड ये जो इंडस्ट्री है ये काफी अपने फ्लोराइज होती गई एंड फ्लोराइज होते हुए 1960 की बात आती है। तो 1960 के अंदर इसकी जो अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी 12 मिल्स हो गई थी इंडिया में। 1960 की बात आती है तो 12 जो है अपने फैक्ट्रीज इसकी हो गई थी। एंड ये जो मिल्स है ये इंक्रीज होती गई डे बाय डे इंक्रीज होती गई। तो 1947 की बात आती है तो 1947 के अंदर 417 जो ये फैक्ट्रीज हैं कॉटन टेक्सटाइल की ये हो चुकी थी। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी फ्लोराइज हुई। इसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होने के कारण इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन जब अपने ये हुआ तो इसका थोड़ा सा इस पर बैड इफेक्ट पड़ा। लेकिन 1947 के बाद भी जो इसका डेवलपमेंट है अपने इंडस्ट्री का वो अपने रेगुलर चलता रहा और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आगे इंक्रीज करता गया। एंड अगर बात की जाए अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 4.0% जो है जो जीडीपी है इंडिया की उस जीडीपी के अंदर टोटल अपना योगदान देती है, प्रोड्यूस करती है। एंड इंडियन जो अपने पीपल है उन इंडियन पीपल को 4.5 करोड़ पीपल को जो है अपने एम्प्लॉयमेंट वो इसी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडिया के अंदर मिलता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अपने 1969 के बाद इसको ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अपने किया गया और ये जो मिल्स हैं वो अपने बढ़कर 1717 मिल्स जो है ये हो गई थी। अब इनमें से 198 जो है वो तो कंपोजिट में जो 1717 जो मिल थी वो स्पिनिंग मिल थी। एंड इन 198 जो मिल थी वो अपने कंपोजिट मिल्स जो हैं वो बनकर अपने सामने आई। और अगर 2009 और 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कंजप्शन पाया जाता है अपने कॉटन क्लोथ्स का वो अगर पर पर्सन के हिसाब से देखें इंडिया में 2009 एंड 10 के अकॉर्डिंग भी पर पर्सन जो कंज्यूम किया जाता है वो 43.1 स्क्वायर जो है, ठीक है, 43.1 स्क्वायर मीटर पर ईयर जो है अपने कंज्यूम किया जाता है क्लोथ जो होता है। अब इसके बाद इसके आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फैक्टर अफेक्टिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फैक्टर अफेक्टिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको फैक्टर जो है वो क्या इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट होती है अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखिए अगर इनकी बात करें अपने तो इसके अंदर अपने जो है रॉ मटेरियल एक तो मेन जो आता है सभी इंडस्ट्री के लिए कौन सा होता है रॉ मटेरियल जो है। रॉ मटेरियल जो है ये एक कंडीशन होती है अपने कोई भी कंपनी जो फैक्ट्री है उसके लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो करती है फैसिलिटी ऑफ मार्केट ये भी इसको इफेक्ट करती है। फोर्थ इसमें आता है ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो इसको इफेक्ट करता है। भाई ह्यूमिड हो या मॉइस्ट क्लाइमेट जो होता है वो इसको करता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर जो है इसको इफेक्ट करता है। सफिशिएंट एंड ट्रेंड स्किल्ड लेबर जो होती है वो करता है। कैपिटल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ये इसको इफेक्ट करती हैं। अब इसके बाद अपनी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है वो कहाँ है,
देखिए मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है वो पाया जाता है नियर द रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका अपनी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां मिलेगा, जहां पर अपने को रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, उस रॉ मटेरियल के पास, जहां पे रॉ मटेरियल अपने को मिल रहा है, उस रॉ मटेरियल की जो कंडीशन है, उस रॉ मटेरियल के नजदीक जो है वहां अपने को कंडीशंस मिलेगी इसकी। तो रॉ मटेरियल के पास में जब अपने ये मिलेगा तो वहां पर ये कंडीशन ज्यादा बढ़ेगी। एंड अपने अगर इसकी बात की जाए तो इसका अपने डिसेंट्रलाइज जो इंडस्ट्री जो मिलती है, ये डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री जो मिलती है, तो इसका जो प्रेजेंट स्केनेरियो देखा जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो वो ये करता है भी अपने जो कंसंट्रेशन है इसका, वो अपने नॉर्दर्न गंगा का प्लेन जो है वहां पर एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर इसका कंसंट्रेशन मिलता है, दक्कन प्लेट्यू में एंड स्टेट वाइज इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप आगे अपने इसके पढ़ सकते हैं। स्टेट वाइज जो इसका इंडस्ट्री का अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो किस टाइप से मिलता है वो पढ़ेंगे। तो अपने स्टेट वाइज अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज देखें तो इसमें पहले आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा। तो महाराष्ट्र जो है ये देखिए अपने फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे आता है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है अपने कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, फर्स्ट प्लेस पे आता है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशंस इतनी बढ़िया मिलती है जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एंड यहाँ पे बात की जाए तो 181 अपने जो मिल्स हैं जो वर्क करती हैं, मिल्स जो हैं वो वर्क करती है यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट कॉटन मिल जो लगाई गई थी वो यहीं पे लगाई गई थी जो अपने महाराष्ट्र के अंदर। एंड दीज आर 57 मिल्स जो है, अकेली जो 57 मिल्स है वो मुंबई के अंदर है, अपने मुंबई जो है ओनली उस मुंबई में ही है। और अपने 57 मिल्स मुंबई में होने के कारण, मुंबई में 57 मिल्स है तो उन 57 मिल्स मुंबई में होने के कारण मुंबई जो है उसको अपने जाना जाता है कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, उसको अपने कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के नेम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स आते हैं महाराष्ट्र के, उसके अंदर अपने शोलापुर है, ठीक है, शोलापुर है, कोल्हा है, अमरावती है, सतारा है, कोल्हापुर है, औरंगाबाद है, एटसेट्रा जो है इसके आते हैं। यहां देखिए जो डेवलपमेंट हुआ इसके महाराष्ट्र के अंदर, जो डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन होने का कारण यह है, एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, दूसरा अपने जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन जो उत्पादक क्षेत्र है वो। इसके अलावा यहाँ पर एबिलिटी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की वो यहाँ पर आसानी से हो जाती है, जो टाटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है उससे हो जाती है। एंड लोकल मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पर। एंड बेटर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर मिलती है, तो इसके कारण इसका जो विकास है वो यहाँ ज्यादा हुआ। इसके बाद आता है गुजरात, महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात। गुजरात जो है ये सेकंड प्लेस पे आता है, यानी कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन होता है भारत में, उस कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर अगर बात करें तो महाराष्ट्र के बाद में जो प्लेस आता है वो आता है गुजरात का। एंड अहमदाबाद जो है यहाँ का मेन अपने जो कॉटन यील्डिंग जो एरिया है उसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है इसमें अहमदाबाद को। एंड 65 जो मिल्स है वो अहमदाबाद के अंदर ही है। इसके बाद अगर अपने गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल एक्टिव जो मिल्स हैं वो 35 मिल्स मिलती हैं, यानी टोटल एक्टिव मिल्स जो हैं वो 135 मिल्स हैं, 135 मिल्स है। यहाँ पे मिल्स जो थी मुंबई में कितनी थी, मुंबई में थी 57, और यहाँ अहमदाबाद में कितनी है 67। तो अहमदाबाद में 67 है और वहां पर अपने 67 नहीं 65 है, अहमदाबाद में 65 है और मुंबई में कितनी है 57 है। तो यहाँ पे अपने देखिए अगर बात करें इसके प्रोडक्शन जो सेंटर की बात करें, प्रमुख इसके जो सेंटर मेन सेंटर्स जो हैं वो कौन कौन से आते हैं कॉटन टेक्सटाइल के, तो अहमदाबाद के अंदर। तो इसके बाद देखिए इसमें अहमदाबाद आता है, वडोदरा है, सूरत है, ठीक है,
हिम्मतनगर है एटसेट्रा जो है, इसके कुछ मेन सेंटर्स जो हैं वो आते हैं अपने गुजरात के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु देखिए अपने जो है ये भी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया के अंदर अपने स्टेट के अंदर आता है। एंड यहाँ पर जो अपने मोस्ट ऑफ जो कॉटन है, तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जो मोस्ट ऑफ कॉटन जो मिलता है वो कॉटन अपने मिल्स जो हैं अपने महाराष्ट्र और इसकी बात करें अपने गुजरात की मिल के अगर कंपेयर किया जाए तो उससे के मुकाबले कुछ कम है। यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो मेन रीजन जो होता है वो है कोयम्बटूर रीजन तमिलनाडु का। एंड कोयम्बटूर जो रीजन है वहां पर 50% जो मिल्स हैं अपने स्टेट की वो वहां पर वर्क करती हैं, लोकलाइज्ड मिलती हैं अपने को। एंड इसके अलावा जो इसके प्रमुख सेंटर आते हैं उसके अंदर मदुरई है, सलेम है, चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, ये इसके मेन सेंटर आते हैं। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या पाई जाती है, तो एक तो सफिशिएंट एंड चीप हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर मिलती है। सेकंड जो मिलता है ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो मिलता है। एंड चीप लेबर जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो इसकी वजह से जो है इसका यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद आती है बात वेस्ट बंगाल की। तमिलनाडु के बाद अगला जो आता है अपना वो आता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए अपने जो अपने आए तो इसका जो 24 परगना जो है, ठीक है, 24 परगना जो है वहां पर इसकी अपने जो है मेन सेंटर जो है कॉटन मिल्स का 24 परगना आता है। हावड़ा है, हुगली है, एंड विच आर नियर द कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। एंड रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल के अंदर जो है काफी अपने रिसोर्सेज जो मिलते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। एक तो क्या है, कोलकाता पोर्ट जो है उसका नियर होना एंड वहां से एक्सपोर्ट की जो सुविधा है वो इसको प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से ये होता है। एंड फैसिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड मॉडर्न मशीन एंड गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है उसको ये कर सकते हैं एक्सपोर्ट। एबिलिटी ऑफ कोल माइंस, जो कोल माइंस है उनको जो कोल है उस कोल का जो माइंस की एबिलिटी के कारण भी यहाँ पे होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ह्यूज लोकल मार्केट यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी इसका विकास हुआ है। इसके बाद अपनी बात आती है उत्तर प्रदेश की। वेस्ट बंगाल के बाद अगला नेक्स्ट आता है अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कंडीशन क्या है इसके डेवलपमेंट होने की, तो यूपी द कॉटन मिल्स ऑफ यूपी, द कॉटन मिल्स ऑफ यूपी are totally dependent on important ones। तो डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेंट वंस यानी ये इम्पोर्टेड कॉटन, तो इम्पोर्टेड कॉटन है उस इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर जो है डिपेंड रहती है। एंड हेयर 35 कॉटन मिल्स इज लोकेटेड, यहाँ पे 35 मिल्स जो है वो यहाँ पर मिलती है। 10 मिल्स अकेली जो है वो अपने कानपुर के अंदर है। एंड कानपुर जो होता है इसको अपने मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, यानी कानपुर यहाँ जो है अपने उस कानपुर को क्या कहा जाता है, मेन चेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है और वर्क करता है। इसके बाद आता है कर्नाटका, कर्नाटक जो कहा जाता है अपनी। तो इस स्टेट के अंदर देखिए काफी अपने जो सेंटर्स पाए जाते हैं, जैसे बेंगलुरु है, ठीक है, बेलारी है, बेलगाम है, इस टाइप के यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनसे अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। इसके बाद अपने अदर स्टेट के अंदर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आता है। अब आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए अपने जो है न्यू इमर्जिंग स्टेट्स जो है उसके फील्ड आती हैं। एंड यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी इंक्लूड है। तेलंगाना प्रोड्यूस कॉटन एंड आंध्र प्रदेश इज फुल डिपेंडेंट ऑन तेलंगाना। जो तेलंगाना अब इससे अलग हो चुका है, उस तेलंगाना के अंदर काफी मात्रा में यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड होता है, और जो अपने आंध्र प्रदेश है वो अब इस पर डिपेंड है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद है, वारंगल है, गुंटूर है, गोदावरी है, सिकंदराबाद है, ये कुछ प्लेस है जहाँ पे सेंटर आते हैं मेन। इसके अलावा अपने अगर नेक्स्ट जो है आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान की बात आती है। अभी राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर मेन जो सेंटर है वो भीलवाड़ा है, अपने बांसवाड़ा है, उदयपुर, ब्यावर, पाली है। अदर कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर अपने अदर स्टेट्स के अंदर पंजाब आ जाता है,
ठीक है, केरला है एंड बिहार है, जो ये जो स्टेट्स है ये भी करते हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो है अपने कंटिन्यूस इसके अंदर डेवलपमेंट होता गया अपनी जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके अंदर। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री वो आती है शुगर इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद में आती है शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री भी अगर बात करें तो एक एनिशिएंट इंडस्ट्री आती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद में सेकंड जो प्लेस आता है वो शुगर शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो है इसकी बात करें तो शुगर इंडस्ट्री शुगर केन इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर। तो शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए जो शुगर केन है उसका उपयोग किया जाता है इंडिया के अंदर। एंड शुगर केन इंडस्ट्री जो है शुगर इंडस्ट्री जो है इसकी अगर बात करें तो सच एज एन इंडस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। एंड सेकंड प्लेस के ऊपर जो है अपनी ये आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आफ्टर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें अपने शुगर इंडस्ट्री की तो 3000 BC से ही इसकी जो एविडेंस है वो अपने को मिलते हैं। 3000 BC से ही ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री के अपने एविडेंस जो है वो इंडिया में प्राप्त हो जाते हैं। माना जाता है 3000 BC जो थी 3000 BC के अंदर ही जो शुगर केन है इसका काफी डेवलपमेंट जो है इंडिया के अंदर हो चुका था। इंडिया के अंदर होने का कारण क्या था, एक भी यहाँ पे ये था जिससे अपने ये एविडेंस मिलता है भी यहाँ पे अपने जो है गुड़ जो है उसका प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जो खांड सारी अपने है उसका भी यहाँ डेवलपमेंट काफी था इस जो एनिशिएंट टाइम था उसके अंदर। इसके अलावा अपने को जो ये एविडेंस फाउंड होते हैं वो अपने वैदिक जो लिटरेचर है उस वैदिक लिटरेचर से मिलता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य से एंड मैक्सथ्रीज की जो इंडिका लिखी हुई है उससे इंडिका से अपने को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त होती है। एंड इसके बाद अगर बात करें भाई ये जो एक इंडस्ट्री के रूप में जो है वो 20th सेंचुरी के अंदर जो है स्टार्ट की गई। एंड जो इसके अंदर अपने एफर्ट जो स्टार्ट हुए वो एफर्ट स्टार्ट हुए थे 1841 से 1841 टू 42 से लेके एंड 1899 में इसमें एफर्ट किए गए। लेकिन ये जो एफर्ट है वो अनसक्सेसफुल रहे जो शुगर केन के इफेक्ट जो एफर्ट हुए थे इन एफर्टों में। एंड इसके बाद बात आती है अपने ब्रिटिश रूल की। तो ब्रिटिश रूल के अंदर अपने जो है ब्रिटिश जो थे उन्होंने शुगर केन जो है इसको स्टेबलाइज किया। तो स्टेबलाइज किया 1903 के अंदर। 1903 में इसको एक इंडस्ट्री के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टेबलाइज किया। माधोरा ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, मोधार ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है ये स्टेबलाइज की गई 1903 के अंदर। और ये जो है ब्रिटिश के द्वारा की गई थी और ये सक्सेसफुल जो सेटअप है वो रहा इसका इनके द्वारा ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। तो इससे जो है अपने होने लग गई। एंड इसके बाद अपने बात आती है भाई जो इंडिया के अंदर इसके स्लाविंग बढ़ता गया। तो 1932 के अंदर ये 32 मिल्स हो गई थी। 1932 में ये 32 मिल्स जो है हो गई थी। फिर इसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होने के बाद में फिर इसमें डेवलपमेंट जो है वो चलता गया। एंड इसके बाद 1951 की बात आती है। तो 1951 के अंदर 138 जो शुगर मिल्स जो है वो अपनी हो गई थी और जिनसे अपने जो थी अपने 138 जो शुगर मिल्स थी इन 138 शुगर मिल्स से जो प्रोडक्शन होता था शुगर केन का वो 15 लाख टन जो था प्रोडक्शन किया जाता था। एंड 31 अगस्त 2014 की अगर बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ इसके शुगर केन इंडस्ट्रीज के मिलते हैं वो 701 मिलते हैं। कब? 13 अगस्त 2014 में 709 जो मिल्स हैं वो शुगर मिल्स हो गई थी। अब इन 709 शुगर मिल्स 701 यानी 31 अगस्त 2014 तक अगर बात की जाए तो 701 जो मिलें हैं वो यहाँ पर स्टेबलाइज हो गई थी इंडिया के अंदर। अब 701 ये मिलें बनी तो इन मिलों में से 334 जो मिल थी या 334 जो मिल थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी। 43 मिल्स जो थी वो अपने पब्लिक सेक्टर की थी। इसके अलावा 324 मिल्स जो हैं वो कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उस कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर स्टेबलाइज की गई थी। इसके बाद अपने आता है लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री
लोकेलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, लोकेलाइजेशन ऑफ शुगर लोकेलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जो है इसके लोकेलाइजेशन का कारण क्या है? देखिए शुगर जो है, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है ये एक वेट लॉस्ट अपने जो है या वेट रिड्यूसिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आती है। मान के चलिए अपने जो शुगर है, उस शुगर को अपने आप काट दिया तो इसका मतलब ये है भी जब अपने इसके ऊपर बात करते हैं तो शुगर का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उस प्रोडक्शन के अंदर 60% जो है उसके ऊपर कॉस्ट लगता है शुगर प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन से। तो देखिए अब ये जो है अपने जो शुगर केन इंडस्ट्री है इसके लोकलाइजेशन कहाँ मिलेगा? जो नियर द जो रॉ मटेरियल जो है उन रॉ मटेरियल के पास में मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जो कटने के 24 आवर के अंदर ही अपना जो वेट है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, यानी वेट जो है इसका कम हो जाता है। तो 24 आवर के अंदर ही इसको जो है मिल्स के अंदर पहुंचाना जरूरी होता है और मिल्स में पहुंचाने के बाद 24 आवर के अंदर ही जो शुगर केन है उस शुगर केन का रिसाइकल करना जरूरी है ताकि उससे शुगर निकाला जा सके पूरी मात्रा के अंदर। तो इसलिए ये जो है अपने कहाँ पर स्टेबलाइज की जाती है? वहां स्टेबलाइज की जाती है जहां पे शुगर केन का जो है आसानी से मिल सके या रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से प्रोवाइड हो सके, तो उस स्थान पर जो है ये लगाई जाती है। इसके बाद अपने जो आता है आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया की 90% जो शुगर अपना प्रोड्यूस होती है, 90% अगर शुगर की बात करें, 90% शुगर जो प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करने में 4 स्टेट्स जो है अपने 4 स्टेट्स जो है वो मेन है। 4 स्टेट्स कौन से हैं? एक तो यूपी, उत्तर प्रदेश आ जाता है, एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेन ये 4 जो स्टेट्स हैं, ठीक है। ये 4 स्टेट्स जो हैं इंडिया के, ये जो स्टेट्स जो हैं यही 90% जो शुगर है उसका प्रोडक्शन है वो कर देते हैं, प्रोड्यूस जो है वो शुगर को कर देते हैं इंडिया के अंदर। तो अब अपने बात करें यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग, तो उत्तर प्रदेश की बात आती है पहले, यूपी की। यूपी जो है देखिए एक तो ये जो क्रॉप लगाई जाती है उस क्रॉप से, यानी यूपी की बात करें तो एक तो प्रोड्यूसिंग एरिया में मैक्सिमम आता है, एंड सेकंड जो है अपने ऑक्यूपीज ऑफ द फर्स्ट रैंक, ये जो है फर्स्ट रैंक पे आता है, यानी यहाँ पे जो इसका एरिया पाया जाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, एंड नंबर ऑफ मील्स देखा जाए तो नंबर ऑफ मील्स के अकॉर्डिंग भी ये आता है फर्स्ट पोजीशन के अंदर। तो देखिए अपने ये बात करें इसकी शुगर केन की, तो 2015 एंड 16 की बात करते हैं अपने, तो 2015 एंड 16 की बात करें, 15 एंड 16 की, तो ये जो प्रोडक्शन किया इसने शुगर का, तो शुगर के प्रोडक्शन में ये सेकंड प्लेस पे था, यूपी जो है सेकंड प्लेस पे था। एंड यूपी एंड महाराष्ट्र जो है इन दोनों के बिटवीन में एक प्रकार की ऐसी होड़ सी लगी रहती है अभी प्रोडक्शन की, जिसके अंदर कभी तो महाराष्ट्र पहले पोजीशन पे आ जाता है और कभी यूपी आ जाता है। तो 2015-16 की बात करें तो यूपी था अपने सेकंड प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पर मेन इसके जो सेंटर्स हैं अपने शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो सेंटर है वो गंगा यमुना दोआब जो एरिया है इसका वो आता है, एंड तराई जो अपने रीजन जो है इसका वो तराई रीजन भी इसका आता है। तो ये जो इसके मेन सेंटर्स हैं उस सेंटर्स में आते हैं। इसके बाद अपने महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र जो है ये 2015 एंड 16 का प्रोडक्शन देखा जाए तो उस प्रोडक्शन के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे था, कि 2015 में ये फर्स्ट पोजीशन पे था, एंड महाराष्ट्र जो है इज रैंक्ड एट टॉप पोजीशन शुगर प्रोडक्शन, जो शुगर प्रोडक्शन है शुगर प्रोडक्शन में टॉप पर था। एंड इन दिस ईयर टोटल जो इसने अपने शुगर केन जो है उत्पादित की शुगर वो की थी 105.1 लाख टन,
105.1 लाख टन इसने उत्पादित की। एंड इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उस टोटल प्रोडक्शन में 41.78% इसने की। अहमदाबाद इज मार्केट एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ फॉर द शुगर मिल्स जो है यहाँ पे, क्योंकि अहमदाबाद जो है सॉरी औरंगाबाद है, अहमदाबाद नहीं है, औरंगाबाद की बात हो रही है। तो औरंगाबाद जो है अपने महाराष्ट्र का वो अपने मेन सेंटर आता है। औरंगाबाद के अंदर 11 मिल्स जो है वो लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की एपी लिख देते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात आती है। अब आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो जो अपने डोमिनेटिंग एरियाज हैं शुगर केन प्रोडक्शन के, वो इसमें आंध्र प्रदेश में अपने आते हैं ईस्टर्न एंड इसके अपने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आता है। कृष्णा है, विशाखापट्टनम है, निजामाबाद है, ये आंध्र प्रदेश के मेन जो है प्रोड्यूसिंग एरिया आते हैं। इसके बाद अपनी बात आती है कर्नाटका की। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका आता है। अब कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर 11 मिल्स है। टोटल नंबर ऑफ मिल्स जो है वो कितनी पाई जाती है यहाँ पे, 11 मिल्स पाई जाती हैं। एंड इनमें से 3 जो है वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। एंड सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर शुगर मिल्स आर लोकेटेड आर बेलगाम एंड रायचूर। जो बेलगाम एंड रायचूर है वहां पर ये जो है एरिया है इनके अंदर मिलती है। इसके बाद आता है बिहार, कर्नाटका के बाद बिहार आता है। अब बिहार की बात की जाए तो बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार में क्या आता है। तो बिहार की जो अपने प्लेस है वो प्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो शुगर एरिया के अंदर काफी इसका भी इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो रहता है। एंड बिहार के जो है अपने सारण है, दरभंगा है, पटना है, चंपारण है, ये कुछ प्लेस है जहाँ पे अपना प्रोडक्शन होता है। बिहार के बाद तमिलनाडु की बात आती है। अभी तमिलनाडु की बात की जाए तो जो अपने शुगर केन यहाँ पे जो पाया जाता है वो शुगर केन बहुत ज्यादा स्वीट होता है, यानी बहुत ज्यादा स्वीट होता है। और स्वीट होने के साथ साथ यहाँ पे फुल ऑफ जूस जो है भरा हुआ होता है। तो शुगर केन है जो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में पाई जाती है ह्यूमिड क्लाइमेट, और ह्यूमिड क्लाइमेट पाए जाने के कारण इसका जो मिठास है वो ज्यादा होती है और इसके अंदर जो रस है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे जो मेन सेंटर है इसके वो कोयम्बटूर में है। एंड नॉर्दर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ अकार जो है वहां पे मिलता है। तिरुचिरापल्ली है एंड रामनाथपुरम जो है वहां पे मिलता है। राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान में बूंदी है, केसोराय पाटन है एंड श्री गंगानगर जो है वहां पे शुगर मिले हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अपने अमृतसर है, गुरदासपुर है, होशियारपुर जो है, धूरी, नवा शहर आदि ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अपने यमुनानगर, पानीपत है, रोहतक है, सोनीपत है, वहां पे शुगर मिल्स रीजन मिलते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर जो है वो प्लेस आते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में बेलोग, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हावड़ा या बेसरत जो है वहां पर ये मिलते हैं। तो ये इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था शुगर केन का वो अपने कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसके कुछ सजेशन रहते हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।